नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे, इसमें भी कोई शक नहीं। 9 जून को नई दिल्ली में ही शपथ होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी को सपोर्ट करेंगे, इसमें भी शक नहीं है। तो फिर मोदी के विरोधी आखिर खुश क्यों हुए हैं? इसकी एक वजह यह है कि मोदी को 400 नहीं बल्कि एनडीए को 292 सीटें मिली हैं। लेकिन यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि 1962 के बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 3 बार लगातार चुनाव जीता है। तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बनने जा रहे हैं। रिकॉर्ड तो टूटा है। एक लाइन में आप ये समझिए कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, लालू यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और स्टालिन की पार्टियों के वोट को जोड़ दें तो इनको इतनी सीटें नहीं आई जितनी अकेले नरेंद्र मोदी की पार्टी को आई हैं। बाकी बातें आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 400 से मोदी कैसे चूक गए? कहां चूके? कितनी सीट से चूके? मोदी के 400 सीटें लाने में कहां कमी रह गई? कहां मोदी की सीटें बढ़ी हैं? कहां पब्लिक थोड़ी नाराज दिखी है? कहां जनता को लगा है कि मोदी है तो मुमकिन है? यूपी में ऐसा क्या हुआ कि साइकिल की स्पीड ज्यादा हो गई? बंगाल में बीजेपी के पैरों के नीचे से जमीन कैसे छिन गई? एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। क्या बीजेपी अपने मूल पॉइंट से भटक गई? क्या बीजेपी को 400 पार का नारा देना महंगा पड़ गया? क्या पब्लिक ने बीजेपी को थोड़ा संभलने का संदेश दिया है? क्या जनता ने बीजेपी को थोड़ा टाइट किया है? क्या 2024 के नतीजों से बीजेपी को 2029 की भी चेतावनी मिल गई है? यह है 2024 के चुनावों की फाइनल टैली। अगर सब कुछ ठीक चलता तो एनडीए की सीटों में 100 सीटें और जुड़ती और बीजेपी बम्पर जश्न मना रही होती। लेकिन इस टैली को देखकर ऐसा लगता है कि जनता ने बीजेपी की 100 सीटें निकालकर विरोधी इंडिया अलायंस को दे दी हैं। पब्लिक ने बीजेपी की सरकार भी बना दी और बहुत बड़ा संदेश भी दिया है। इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है।
इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। अगर बीजेपी ने पब्लिक का यह मैसेज समझ लिया, संभल गए तो ठीक है, 5 साल तक सरकार चलेगी भी और 29 का भी माहौल बनेगा। लेकिन अगर बीजेपी नहीं संभली तो फिर 29 के लिए भी मुश्किलें होंगी। आज के चुनावी नतीजों का संदेश तो यही लगता है। सबसे बड़ा मैसेज दिया है उत्तर प्रदेश ने। पहले 14, फिर 17, फिर 19 और फिर 22 में बीजेपी और मोदी योगी का बम्पर साथ देने वाली उत्तर प्रदेश की जनता 24 में ऐसा कर देगी, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। शायद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि वो यूपी की आधी से ज्यादा सीटें जीत जाएंगे। लेकिन यूपी में यह कमाल हुआ है और बहुत खूब हुआ है। यूपी में बीजेपी के खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी थी, आप इससे अंदाजा लगाइए कि 2019 में जिन 9 सीटों पर बीजेपी को 3 से 5 लाख के मार्जिन से जीत मिली थी, बीजेपी इन सभी 9 सीटों को जीतने में तो कामयाब रही, लेकिन उसकी जीत का मार्जिन बहुत कम रह गया। वहां बीजेपी की जीत का मार्जिन घटकर 30, 40 या 50 हजार की रेंज में पहुंच गया है। ऐसी सीटों में सबसे पहली सीट है प्रधानमंत्री की वाराणसी, जहां बीजेपी पिछली बार 4,78,000 वोट के मार्जिन से चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी की जीत का मार्जिन 1,52,000 वोट है। इसी तरह से जिस फतेहपुर सीकरी सीट पर बीजेपी को 4,91,000 वोटों से जीत मिली थी, इस बार जीत का मार्जिन सिर्फ 39,000 वोट का रह गया है। उन्नाव में बीजेपी को 4 लाख वोटों के अंतर से जीत मिली थी, इस बार जीत का अंतर घटकर 35,000 वोटों का रह गया। इसी तरह पूर्वांचल की महाराजगंज सीट में बीजेपी 3,39,000 वोटों से जीती थी, इस बार जीत का मार्जिन सिर्फ 35,000 वोटों का था। 2019 में बीजेपी ने 2 से 3 लाख वोटों के मार्जिन से 14 सीटें जीती थी, इस बार बीजेपी ने इनमें से 2 सीटें गंवा दी और 12 ही जीत पाई। यूपी की खीरी सीट पिछली बार बीजेपी 2,18,000 के मार्जिन से जीती थी, इस बार समाजवादी पार्टी ने यह सीट बीजेपी से 33,000 के मार्जिन से जीती है। इसी तरह बुंदेलखंड की हमीरपुर सीट से बीजेपी 2.5 लाख के मार्जिन से जीती थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने यह सीट 2,000 वोटों के अंतर से जीती है। बहुत सी सीटों पर बीजेपी की लीड कम हुई है, जैसे शाहजहांपुर सीट बीजेपी ने 2,69,000 वोट के अंतर से जीती थी, इस बार बीजेपी को यहां सिर्फ 32,000 वोटों से जीत मिली है। इसी तरह से 1 से 2 लाख के मार्जिन से बीजेपी ने पिछली बार 18 सीटें जीती थी, इनमें से बीजेपी ने इस बार 10 सीटें गंवा दी। 3 सीटें बाराबंकी, सीतापुर और इलाहाबाद की सीट कांग्रेस ने जीती, जबकि 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने सलेमपुर, आंवला, प्रतापगढ़, एटा, जालौन, धौरहरा, फूलपुर और फतेहपुर की सीटें जीती हैं। 50,000 से 1 लाख के मार्जिन वाली सीटें बीजेपी ने 7 जीती थी, इस बार बीजेपी ने इनमें से 1 ही सीट जीती है, जबकि बाकी की 6 सीटों में से 5 समाजवादी पार्टी को गई, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। जबकि 14 सीटें ऐसी थीं जिनमें जीत का मार्जिन 50,000 से भी कम था। इस बार बीजेपी ने इनमें से सिर्फ 2 सीटें जीती हैं और 1 सीट उसकी सहयोगी आरएलडी को मिली है, जबकि बाकी की सभी 11 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने
कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता ने, कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं, आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। बीजेपी को पश्चिम बंगाल से भी कड़ा संदेश मिला है। यहां बीजेपी को 30 सीटों की उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, सिर्फ 12 सीटें मिली हैं। बीजेपी ने 2019 में पश्चिम बंगाल में ऐसी 8 सीटें जीती थीं, जहां जीत का मार्जिन 1 लाख से 4 लाख तक था। इस बार बीजेपी ने इनमें से 2 सीटें बांकुड़ा और आसनसोल टीएमसी के हाथों गंवा दी। बांकुड़ा में पिछली बार बीजेपी ने 1,74,000 के मार्जिन से जीती थी। यहां से बीजेपी को 33,000 वोटों के मार्जिन से टीएमसी से हार मिली। आसनसोल भी बीजेपी ने 1,97,000 के मार्जिन से जीती थी, लेकिन इस बार टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा करीब 60,000 वोटों से जीते हैं। बीजेपी ने 2019 में 30,000 से 1 लाख के मार्जिन से 7 सीटें जीती थीं। इनमें से बीजेपी इस बार 3 सीटें टीएमसी से हार गई। आज इतना जब्ती करने का बाद भी, इतना एट्रोसिटीज करने का बाद भी, इतना रुपया खर्चा करने का बाद भी, मोदी जी का इतना अहंकार, इतना अमित शाह का अहंकार, इतना जब्ती करने का बाद भी इंडिया जीता है और मोदी हारा है। आप देखिए, जो अयोध्या लेके ऐसा कांड किया है, अयोध्या में हारा है। इतना अहम बात किसी के लिए ठीक नहीं है। मोदी जी बहुत सारे पार्टी को तोड़ा है, अभी जनता ने उसको तोड़ दिया, उसको मोरल तोड़ दिया है। मोरल ग्राउंड से मोदी जी रिजाइन करे, होम मिनिस्टर रिजाइन करे, और देश में जो गवर्नमेंट आने वाला है ज्यादा बेइज्जती करेगा तो एक गवर्नमेंट नहीं चलेगा। I will certainly help the India team, and I have already discussed the matter with so many people. I will try to see that Modi is out and India is in, because if India is in, the people will be safe, the country will be safe, and I think India has that capacity. बीजेपी के लिए ऐसा ही झटके वाला राज्य हरियाणा भी रहा है। यहां पिछली बार बीजेपी ने सभी 10 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। इस बार यहां कांग्रेस और बीजेपी में 5-5 सीटें बढ़ गईं। हरियाणा वो राज्य था जहां बीजेपी ने 6.5 लाख के अंतर से भी सीटें जीती थीं। करनाल की सीट पर पिछली बार बीजेपी 6,56,000 के वोट से जीती थी। इस बार जीत का अंतर घटकर 2,20,000 का रह गया है। जिस गुड़गांव से पिछली बार बीजेपी को 3,86,000 के अंतर से जीत मिली थी, इस बार वहां जीत का अंतर सिर्फ 73,000 का था। इसी तरह जिस फरीदाबाद से बीजेपी 6,38,000 वोट से जीती थी, इस बार अंतर सिर्फ 1,69,000 वोट का रह गया। हारने वाली सीटों की बात करें तो सिरसा, हिसार और अंबाला की सीटें बीजेपी ने 3,14,000 से 3,42,000 के अंतर तक जीती थी। इस बार बीजेपी तीनों ही सीटें कांग्रेस से हार गई। राजस्थान भी एक ऐसा राज्य है जहां से बीजेपी हारी है। पिछली बार क्लीन स्वीप हुआ था, इस बार बीजेपी सिर्फ 14 सीटें ही जीत पाई। यहां पिछली बार बीजेपी ने 4 लाख से 6 लाख के अंतर से 9 सीटें जीती थीं। इस बार बीजेपी 9 में से 8 सीटें जीत पाई, 1 सीट गंगानगर गंवा दी। गंगानगर की सीट पिछली बार बीजेपी ने 4 लाख के अंतर से जीती थी, इस बार कांग्रेस ने 88,000 वोटों से जीती है। राजस्थान में 12 सीटें ऐसी थीं जो बीजेपी ने 2.5 लाख से 4 लाख तक के मार्जिन से जीती थीं। इस बार बीजेपी ने इनमें से 6 सीटें गंवा दी। सीकर 2,97,000 से जीती थी, इस बार सीपीआईएम के हाथों 72,000 से हार गई। झुंझुनू में बीजेपी 3 लाख के अंतर से जीती थी, इस बार कांग्रेस 18,000 के अंतर से जीती है। बांसवाड़ा में बीजेपी 3 लाख वोटों से जीती थी, इस बार भारत आदिवासी पार्टी के हाथों 2,47,000 वोटों से हारी है। भरतपुर में बीजेपी 3,18,000 वोटों से जीती थी, इस बार 52,000 वोटों से कांग्रेस जीती है। बाड़मेर में बीजेपी 3,23,000 वोटों से जीती थी, इस बार कांग्रेस 1,17,000 वोट से जीती है। चुरू में बीजेपी 3,34,000 वोट से जीती थी, इस बार कांग्रेस 72,000 वोटों से जीती है। मैंने मीडिया को भी कहा और हमारे नेता, जब मैं गया रायबरेली अमेठी,
तो खड़गे साहब भी थे, सोनिया जी भी थी, राहुल जी भी थे, प्रियंका जी थी। तभी मैंने कहा था, उनको विश्वास दिलाया था कि राजस्थान से इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे और डबल डिजिट में आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ की जनता पे विश्वास था, मतदाताओं में विश्वास था, हमारे कार्यकर्ताओं में विश्वास था कि ये लोग इस बार पिछले चुनाव में हम कामयाब नहीं हो पाए, गुड गवर्नेंस देने के बावजूद भी, इतनी स्कीम आई उसके बावजूद भी हम जीत नहीं पाए, क्योंकि इन्होंने झूठ बोल बोल करके यहाँ पर लोगों को भ्रमित कर दिया। तो इसलिए जनता को पश्चाताप है, उसका ये वक्त आ गया वहाँ पे बदला लेने का, वही हुआ यहाँ राजस्थान। ये घमंड अहम की भी हार हुई है। जिस प्रकार पार्लियामेंट के अंदर भी बार बोले थे वो 400 पार, तो उसकी भी हार हुई है। सभी कार्यकर्ताओं का प्यार। यानी 2019 में जहां बीजेपी के वोट छप रहे थे, इस बार उन्हीं राज्यों से सीटें कम हो रही हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपने 400 पार के नारे की वजह से ही हारी है। इस बार के रिजल्ट से यह साफ दिख रहा है कि बीजेपी के लिए उनके समर्थकों ने भी कड़ी चेतावनी दी है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस चेतावनी को समझ पाएगी? हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। मैं देश के कोने कोने में उपस्थित बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहूंगा, देशवासियों को कहूंगा, आपकी मेहनत, इतनी गर्मी में आपका बहाया पसीना, ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। और ये मोदी की गारंटी है। ये भी समझ में आ रहा है कि मोदी के वोटर को मोदी तो पसंद है, लेकिन जिन लोगों पर मोदी भरोसा कर रहे हैं उन्हें लोग पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि इस बार प्रत्याशियों के चयन में बहुत गड़बड़ हुई, जिसके खिलाफ आवाजें भी उठी थीं, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं बदले। बीजेपी का वोटर राम, राशन और रिजर्वेशन तो चाहता है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि ग्राउंड पर काम हो, चुपचाप काम हो, काम से ज्यादा काम का शोर न हो। इन नतीजों में बीजेपी के लिए, मोदी के लिए बड़े बड़े संदेश छिपे हैं। यह भी सच है कि तीसरे टर्म में मोदी की सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे ही चलेगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी कांग्रेस का रिवाइवल कर दिया है। बीजेपी के लिए यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों से खतरे की घंटी बजी है। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। लड़ाई संविधान को बचाने की थी। इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की आशंकाएं और थ्योरी चल रही हैं, लेकिन एक बात हकीकत है और चुनावों का सार भी यही है।
सच्चाई यह है कि 10 साल तक राज करने के बाद भी बीजेपी सहयोगियों के साथ करीब 300 सीटें लाकर बहुमत में आ गई और बीजेपी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने के बावजूद कांग्रेस 100 के करीब ही है और सरकार बनाने से बहुत दूर है। 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए हैं, लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। 400 टारगेट था, सीटें 292, 108 सीटें कम हुई। ये 108 सीटें आखिर कहां से कम हुई, ये सबसे बड़ी बात है। क्या टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा था या कुछ इलाकों में सरकार के खिलाफ कुछ माहौल बन गया? यूपी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक 80 में से आधी सीटें अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जीत ली? अमेठी में आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्मृति ईरानी बुरी तरह से हार गईं? बंगाल में ऐसा क्या हुआ है कि ममता बनर्जी बुरी तरह भारी पड़ गईं? एक एक राज्य का पूरा विश्लेषण आपको दिखाते हैं। ये सच है एनडीए को 400 सीट नहीं मिली, लेकिन ये भी सच है प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। ये सच है मोदी की पार्टी 272 सीट तक नहीं पहुंची, लेकिन ये भी सच है कि मोदी ही सरकार चलाएंगे, क्योंकि मोदी और उनकी अलायंस को इतनी सीट तो मिल गई है जिससे कि वो सरकार बना लेंगे। बस गठबंधन की चुनौतियां बढ़ गई हैं, लेकिन मोदी की सरकार चलेगी। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। और ये मोदी की गारंटी है। अब सवाल है कि मोदी अपने टारगेट पर कैसे नहीं पहुंच पाए? कैलकुलेशन बिगड़ कैसे गया? कमी कहां रह गई? चूक कहां हो गई? पहले ये समझते हैं, फिर रीजन भी बताएंगे। यूपी में मोटा मोटा 65 सीट का टारगेट था। सीट नहीं बढ़ी, लेकिन 30 से 35 सीट का नुकसान यूपी से हो ही गया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 30 सीट का गेन मानकर चल रही थी, लेकिन वहां भी 18 सीट कम हुए। यहां पर दूसरा बड़ा झटका लगा। तीसरा अनुमान महाराष्ट्र में गलत साबित हुआ। पिछली बार अलायंस को 41 सीट मिली थी, इस बार यहां से 23 सीट का नुकसान हो गया। राजस्थान में बीजेपी क्लीन स्वीप का दावा कर रही थी, वहां से भी उसे 11 सीट का बड़ा डेंट लग गया। और हरियाणा में पिछली बार 10 में 10 मिली थी, यहां भी गणित गड़बड़ा गया, 5 सीट वहां से कम हो गई। तमिलनाडु केरल से 5 से 10 सीट की उम्मीद कर रहे थे, सिर्फ एक केरल की सीट निकाल पाए। यूपी सत्ता का सपना दिखाता है और सत्ता दिलाता भी है। इस बार बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी से ही लगा। हाई रेटेड स्मृति ईरानी और अजय ट्रेनी हार गए। राम मंदिर पर बीजेपी चुनाव में उतरी थी, अयोध्या से भी वो हार गई। निषाद पार्टी और सुभाषपा के गठबंधन का भी फायदा नहीं हुआ। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग पर अखिलेश की पीडीए और राहुल की खटाखट वाली सियासत भारी पड़ गई। यूपी में ऐसा हुआ क्या
बीजेपी कैंडिडेट सिलेक्शन पर सवाल उठा, जो नतीजों में भी साफ दिखाई दिया। कैंडिडेट सिलेक्शन में कास्ट फैक्टर पर लैग कर गई। जाति समीकरण जहां साधा, वहां कैंडिडेट सिलेक्शन पर सवाल उठे। अंदर खाने लोकल नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दिखी। कार्यकर्ता और कोर वोटर की नाराजगी को दरकिनार किया गया। इसीलिए बहुत सारे बीजेपी के कोर वोटर वोट देने निकले ही नहीं। नतीजा, बीजेपी के वोट प्रतिशत में भारी गिरावट दिखी। 2019 में बीजेपी को जहां तकरीबन 50% मत मिले थे, वहीं इस बार 42% वोट मिलता नजर आ रहा है। यानी कि मत प्रतिशत में लगभग 8% की गिरावट आई। अनुप्रिया पटेल मुश्किल से जीती। दूसरे घोसी से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हार गए। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से हार गए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कैंडिडेट सिलेक्शन में बाजी मार गए। अखिलेश ने कैंडिडेट सिलेक्शन को पीडीए की कसौटी पर बांटा। अपने बेस वोट बैंक यानी मुस्लिम यादव को सिर्फ 9 टिकट दिए। 5 यादव जो सभी यादव परिवार के थे, 4 मुस्लिमों को टिकट दिया। बाकी टिकट गैर यादव ओबीसी, दलित और अपर कास्ट में बांटे। एटा, सीतापुर, घोसी, जौनपुर जैसे सीटें इसकी उदाहरण हैं। नतीजा ये हुआ कि अखिलेश को एमवाई के अलावा कैंडिडेट की जातियों के भी वोट मिले और बीजेपी का जाति समीकरण यहां फेल हो गया। सपा की इस रणनीति से बीजेपी का राम मंदिर कार्ड भी फेल हो गया। हिंदू पोलराइजेशन नहीं हो पाया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों को पोलराइज कर लिया और बीजेपी के वोट बैंक में ही सेंध लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही 400 पार का नारा दिया, उसके बाद बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान भारी पड़ गए, जिसमें 400 पार के पीछे संविधान बदलने का नैरेटिव आ गया, जिसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आरक्षण से जोड़ दिया। दावा किया कि बीजेपी इतनी ज्यादा सीटें इसलिए चाहती है ताकि वो संविधान बदल सके और आरक्षण को खत्म कर सके। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक का नारा देकर पिछड़ों को अपने और सपा के साथ जोड़ लिया। अखिलेश का पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समुदाय का वोट बैंक इंडिया गठबंधन के पास चला गया। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी। और यह सच साबित हुआ। मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से, इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स से, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया। और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा, हम एक होकर लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है। प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। जो नतीजे आए हैं उससे ये बात साफ दिख रही है कि दलितों और ओबीसी के बीच आरक्षण खत्म करने वाली बातें ज्यादा बैठ गईं। गैर यादव ओबीसी वोट और कुछ दलितों को बीजेपी अपना वोट मानती आ रही थी, वो ओबीसी और दलित ने इंडी अलायंस को खुलकर वोट किया। और ये पैटर्न एक जगह का नहीं है। यूपी में जहां जहां कांग्रेस समाजवादी पार्टी जीत रही है, वहां वहां वोट एक मुश्त पड़ा। तीसरा बड़ा डेंट जिसे बीजेपी समझ नहीं पाई या ओवर कॉन्फिडेंस में नजरअंदाज कर दिया, वो था महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा। बेरोजगारी, पेपर लीक और अग्निवीर योजना से युवा खासे नाराज दिखे। बीजेपी सरकार पर लगातार ये आरोप लगे कि वो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं।
पेपर लीक हो जाता है उसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों की उम्र निकल गई, वैकेंसी नहीं निकली, नाराजगी जमीन पर दिखी। भारी संख्या में युवा बीजेपी से काफी नाराज दिखे। एक बात तो तय है, यूपी का ये मैंडेट इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि राम मंदिर से राम राज जनता के मुद्दों का हल निकालने से ही आएगा, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई दूर करने के ठोस उपाय करने होंगे। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को अखिलेश और राहुल ने खूब भुनाया। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। हमने इसी को 5 न्याय और 25 गारंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारंटी कार्ड बनाया। हमारे कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर पहुंचे और लोगों को संपर्क करें। कांग्रेस ने इस बार अपने मैनिफेस्टो में कई वादे किए, जिसमें गरीब महिलाओं को हर महीने 8,000 रुपए और सालाना 1 लाख रुपए का वादा राहुल गांधी हर रैली में करते थे, जिससे ये बात दूर दराज गाँव में पहुँच गयी। मंच से राहुल खटाखट और फटाफट जैसे नारों से भी वोटर खींच कर लाए। लोगों के दिमाग में 1 लाख रुपए हर साल दिए जाने वाली बात बैठ गई। इसका असर किस लेवल पर हुआ? बेंगलुरु में महिलाएं पैसा लेने के लिए डाकघर पर लाइन लगा दी थीं। प्रियंका गांधी यूपी में गांव की चौपालों में महिलाओं से यही बात करती थीं। मोदी के किसान निधि के सामने 8,000 वाली स्कीम पर लोगों ने भरोसा किया, जिसकी काट बीजेपी नहीं निकाल पाई। 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। संगठन को और सशक्त करेंगे और संगठन पथ पर, जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। यूपी में योगी फैक्टर भी इस बार काम नहीं किया। राजपूत समाज के नाराजगी की बात सामने आई। पश्चिम यूपी में संगीत सोम और पूर्वांचल में राजा भैया की नाराजगी किसी से नहीं छिपी। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के बयान ने इस मुद्दे को और भड़का दिया। क्षत्रिय समाज योगी आदित्यनाथ को लेकर चल रही बातों पर भी भड़का। केजरीवाल के बयान ने इस मुद्दे को और तड़का लगा दिया कि मोदी सरकार के बनने के बाद योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। इस बयान का बीजेपी के बड़े नेताओं ने कड़ा विरोध नहीं किया। बीजेपी नेताओं की खामोशी इन चर्चाओं की वजह से राजपूत वोट नाराज दिखा। बीजेपी के रणनीतिकार माने या न माने, लेकिन यूपी में योगी से लोग पर्सनली एसोसिएट करते हैं। उसकी वजह कानून व्यवस्था है, लेकिन जाति गणित, महिलाओं को सुविधा और मुफ्त की योजना में बीजेपी इस बार अखिलेश राहुल से गच्चा खा गई और रही सही कसर मायावती के कैंडिडेट्स ने उतारकर पूरी कर दी। मायावती ने कई ऐसे कैंडिडेट उतारे जिन्होंने सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए फायदे का काम किया। बीजेपी को इससे काफी नुकसान हुआ। इससे दलित वोटों में भी भारी बंटवारा हुआ। खासकर मध्य और पश्चिम यूपी में बीएसपी के कैंडिडेट ने बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया। मुजफ्फरनगर, चंदौली, खीरी, लालगंज, अंबेडकर नगर और घोसी में बीएसपी को तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी की लुटिया डूब गई।
वहीं नतीजों के बाद मोदी, नड्डा और शाह भी क्या कर रहे हैं बताएंगे आपको पूरी डिटेल। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिएगा।